हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, सरल रेखाओं से संबंधित जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराए भी थे, उनके सूत्र भी बताए थे, लेकिन केवल एक सूत्र अभी भी ऐसा बचा है जो मैंने इसका डेरिवेशन नहीं बताया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। लेकिन मैंने देखिए इसके साथ एक शब्द और लिखा है, दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ये विषमतलीय रेखाएं कौन सी होती हैं? विषमतलीय का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं समतलीय। दो सरल रेखाएं अगर समतलीय हैं, इसका मतलब है कि वो एक समतल में उपस्थित है। लेकिन अगर यहां पे लिखा है विषमतलीय, तो वो एक ही समतल में उपस्थित नहीं होंगी, ना ही वो समांतर हैं और ना ही वो एक ही समतल में उपस्थित हैं, और वो प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी आपस में। अब आप लोग सोचेंगे ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो ना तो समांतर हैं, ना एक ही समतल में हैं और ना ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। वो मैं देखिए आपको बताता हूं। मान लीजिए दो रेखाएं हैं जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं। ये दो रेखाएं हैं। अगर आप इन रेखाओं की बात करते हैं तो ये आपस में समांतर हैं। लेकिन अगर मैं रेखाओं को देखिए इस तरीके से कर दूं, ये देखिए, तो ये ऐसी रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी और समांतर भी नहीं है। यही होती है विषमतलीय रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं अगर आपसे देखिए विषमतलीय रेखाओं की परिभाषा लिखने के लिए आती है, ऐसी दो सरल रेखाएं जो ना तो प्रतिच्छेद करती हो और ना ही समांतर हो तथा एक ही समतल में उपस्थित ना हो, ऐसी रेखाएं होती है विषमतलीय रेखाएं। अब इनके मध्य अगर आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है तो देखिए न्यूनतम दूरी वो होती है जो दोनों के लंबवत हो, यानी कि देखिए इस तरीके से ऐसी दूरी जो दोनों के लंबवत हो, वो होगी दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ये बात ध्यान रखें, दो सरल रेखाओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो ऐसी दूरी होती है जो दोनों के ही लंबवत होती है। मान लीजिए ये आपकी पहली सरल रेखा है, ये आपकी दूसरी सरल रेखा है, तो ये जो दूरी है ये इनके मध्य न्यूनतम दूरी है। ये तब न्यूनतम दूरी अगर ये दूरी दोनों के लंबवत हो, पहली रेखा के भी लंबवत है और दूसरी रेखा के भी लंबवत है। यानी ये जो इस समय दूरी मैंने दिखाई, ये दोनों ही रेखाओं के लंबवत है, पहली रेखा के भी और दूसरी रेखा के भी लंबवत है। अब हमें यही दूरी निकालनी है, ये कितनी होगी? चलिए मैं ये मानता हुआ चलता हूं, दोनों सरल रेखाओं की समीकरण हमें दी गई है। मान लीजिए पहली रेखा की समीकरण वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं सरल रेखा का जो मानक रूप होता है वो यही होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। दूसरी सरल रेखा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। ये हो गया देखिए वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। यानी पहली जो रेखा है वो बिंदु a1 से होकर जाती है। मान लीजिए, चलिए पहली रेखा को मैंने ये मान लिया, ये बिंदु a मैंने माना, इसका जो स्थिति सदिश है ये वेक्टर a1 है, क्योंकि ये जो होता है ध्यान रखिए स्थिति सदिश ही होता है, और जो इस रेखा की दिशा है वो है वेक्टर b1। मैं चलिए दिशा यहां दिखा देता हूं, इस रेखा की जो दिशा है ये है वेक्टर b1। अब आप ये दूसरी रेखा, ये जिस बिंदु से होकर जाती है वेक्टर a2, वो बिंदु मैंने यहां दिखा दिया। और वेक्टर b2 इसकी दिशा है।
तो इस रेखा की दिशा, चलिए मैंने यहां दिखा दी, ये है वेक्टर B2। ये ध्यान रखें दिशा है, वो बिंदु का स्थिति सदिश है। हमें निकालनी है देखिए ये दूरी, और ये ऐसी दूरी है जो पहली रेखा के भी लंबवत है और दूसरी रेखा के भी लंबवत है। क्योंकि देखिए मैंने 90 का साइन इसलिए बनाया है, ये जो दूरी है ये पहली रेखा के भी लंबवत है और दूसरी रेखा के भी लंबवत है। अब सबसे पहला काम ये आता है, हम इसकी दिशा देखिए निकाल सकते हैं। ये जो दूरी है ये किस दिशा में होगी? आप लोग देखिए चैप्टर नंबर 10 में, यानी कि सदिश विश्लेषण जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। ऐसा सदिश जो इसके भी लंबवत हो और इसके भी लंबवत हो, आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं। ऐसा सदिश जो वेक्टर A के लंबवत है और वेक्टर B के भी लंबवत है, वो उनका क्रॉस गुना होता है, यानी कि A क्रॉस B। अब ये देखिए ऐसा सदिश है, ये देखिए सदिश, ये B1 के भी लंबवत है और B2 के भी लंबवत है। ये जो सदिश है ये B1 के भी लंबवत है और B2 के भी लंबवत है। इसका मतलब है कि ये जो सदिश है ये किस दिशा में होगा? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, यानी जो इसकी दिशा है वो B1 क्रॉस B2 है। हमने केवल दिशा निकाली, देखिए इसकी लंबाई नहीं निकाली। अब देखिए ये न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी कितनी होगी देखिए ये तो नहीं पता। चलिए मैंने इस न्यूनतम दूरी को मैंने D मान लिया। मैं यहां ये बात लिख देता हूं, माना दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी D है। अब सबसे पहले चलिए मैं इन बिंदुओं को नाम भी लिख देता हूं। चलिए मैंने इस बिंदु को P मान लिया और इस बिंदु को Q मान लिया, यानी ये वेक्टर PQ हुआ। ये कौन सा हुआ? देखिए वेक्टर PQ। तो वेक्टर का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? वेक्टर यानी सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश, सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश। यानी सदिश अगर मुझे वेक्टर PQ निकालना है तो सदिश PQ बराबर इसका परिमाण, और परिमाण कितना है? देखिए ये लंबाई, और वो मैंने कितनी मानी है? यानी सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश। इकाई सदिश को चलिए मैंने अब यहां n कैप लिख के छोड़ दिया। आपका देखिए रिवीजन है, हम सदिश कैसे निकालते हैं? सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश। तो सदिश यानी कि वेक्टर PQ बराबर परिमाण यानी कि इसकी लंबाई गुणा इकाई सदिश यानी कि n कैप। अब आप लोग ये सोचेंगे जो n कैप है ये कैसे निकालें? तो ये जो इकाई सदिश है देखिए वो किस दिशा में है? ये जो इकाई सदिश है वो देखिए इस दिशा में है। और इकाई सदिश कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग निकाल चुके हैं। अगर हमें देखिए दिशा पता है B1 क्रॉस B2, वो देखिए मैंने यहां लिखी। अगर हम इसे इसके मापांक से भाग कर दें, यानी कि सदिश बटे सदिश का मापांक, यही होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का मापांक। किसी दिशा में देखिए अगर आपको इकाई सदिश निकालना है और उस दिशा में आपको सदिश पता है, उस सदिश को आप उसके मापांक से भाग कर दें, इकाई सदिश निकल आता है। यानी इस दिशा में जो इकाई सदिश है n कैप इक्वल टू B1 क्रॉस B2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये n कैप यहां हो गया। अब आप लोग ये सोचेंगे मैंने वेक्टर PQ निकाला, ऐसा ही क्यों किया? चलिए मैंने इसे भी मिलाया, यानी कि वेक्टर AB। अगर मैं वेक्टर AB लिखते तो आप AB को क्या लिखते? OB माइनस OA, यानी B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। B का स्थिति सदिश वेक्टर A2, A का स्थिति सदिश वेक्टर A1, A2 माइनस A1, यानी वेक्टर AB इज इक्वल टू
ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन। मैंने देखी दो सदिश निकाले, वेक्टर ई पी क्यू परिमाण गुणा इकाई सदिश से, इकाई सदिश दी है, और वेक्टर ए बी ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि ए टू माइनस ए वन। ऐसा इसलिए किया, देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर इन दोनों सदिशों के बीच कोण थीटा है, मान लीजिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी क्यू, इसका देखिए दूसरा मेथड भी है, शॉर्ट मेथड, चलिए वो बता देता हूं आपको, नहीं तो कोण मान के भी हो जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। वेक्टर ए बी का वेक्टर पी क्यू पर प्रक्षेप, वेक्टर ए बी का वेक्टर पी क्यू पर प्रक्षेप अगर निकालें तो भी सीधा सूत्र आ जाएगा। और अगर हम ये मानते हुए चले कि इनके बीच का कोण कितना है, अगर हम ये मानते हुए चलते हैं इनके बीच का कोण मान लीजिए वो थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए बी बटे मॉडुलस वेक्टर पी क्यू मॉडुलस वेक्टर ए बी। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए बी बटे मॉडुलस वेक्टर पी क्यू मॉडुलस वेक्टर ए बी। अगर इन दोनों सदिशों के बीच कोण थीटा है, मान लीजिए, तो यहां पे cos थीटा का सूत्र क्या बनेगा, वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए बी बटे मॉडुलस वेक्टर पी क्यू मॉडुलस वेक्टर ए बी। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए बी बटे, ये आप कर चुके हैं, ए डॉट बी बटे मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। अब पी क्यू का मान कितना है, चलिए यहां लिखते हैं, डी इंटू एन कैप डॉट ए बी का मान वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन बटे पी क्यू का मापांक मॉडुलस ऑफ डी इंटू एन कैप और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, यानी मॉडुलस ऑफ ए टू माइनस ए वन। वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए बी बटे मॉडुलस वेक्टर पी क्यू मॉडुलस वेक्टर ए बी। अब अगर देखिए मानता हुआ चलता हूं मैं cos थीटा का मान, अगर एक न्यून कोण है, क्योंकि देखिए कोण हमेशा तो होते हैं, न्यून कोण भी होता है, अधिक कोण भी होता है, अगर हम केवल न्यून कोण ही मानते हुए चले, क्योंकि दूरी हम निकालते हैं देखिए कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो मैंने यहां पे देखिए मॉडुलस का चिन्ह और लगा दिया, यहां मॉडुलस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं ये मानता हुआ चल रहा हूं cos थीटा एक न्यून कोण है, अधिक कोण भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि दूरी देखिए कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए मैं ये मानता हुआ चलता हूं cos थीटा का मान एक न्यून कोण है, यानी मॉडुलस ऑफ डी एन कैप डॉट ए टू माइनस ए वन बटे मॉडुलस ऑफ डी एन कैप इंटू मॉडुलस ऑफ ए टू माइनस ए वन। अब देखिए डी इंटू एन कैप मॉडुलस ऑफ डी इंटू एन कैप, ये कितना आएगा, देखिए मॉडुलस ऑफ डी एन कैप का मान ऊपर लिख चुके हैं, एन कैप का मान b1 क्रॉस b2 बटे मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, वो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ b इंटू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए बी बटे मॉडुलस वेक्टर पी क्यू मॉडुलस वेक्टर ए बी। ये देखिए मैंने मान रखा है केवल एन कैप का b1 क्रॉस b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। अब बचे बाकी भी मान रखना, मॉडुलस डी मॉडुलस एन कैप, चलिए मैं इनके मापांक तो देखिए इकाई सदिश का मापांक हमेशा एक होता है, यह मापांक देखिए अलग है, इकाई सदिश का जो मापांक है हमेशा कितना होता है, एक, तो ये जो बचेगा केवल ये बचेगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर a2 माइनस a1, ये देखिए अलग बचा।
ये आता है देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी, देखिए अलग हो गया, मॉडुलस ऑफ एन कैप 1 होता है, मॉडुलस a2 माइनस a1 मैंने ये छोड़ दिया। अब देखते हैं आगे क्या आता है। देखिए अब हमें निकालना है, देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी, देखिए अब इसमें d जो लिखा है यहां पर, ये एक अचर राशि है, यानी मॉडुलस d हम अलग भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर नहीं है। देखिए मॉडुलस d ये एक अचर राशि है इनटू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ये देखिए सदिश है, इन दोनों का डॉट गुणा, लेकिन उसकी भी एक अचर राशि से गुणा, तो इसका मॉडुलस अलग भी लिख सकते हैं। मैं चलिए इसी स्टेप में कर देता हूं, मॉडुलस d, मॉडुलस d से देखिए मॉडुलस d कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास जो केवल बचा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, इसका भी मॉडुलस बटे मॉडुलस b1 क्रॉस b2 मॉडुलस a2 माइनस a1। ये मान लीजिए cos थीटा का है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण, यानी वेक्टर PQ और वेक्टर AB के जो बीच का कोण है, ये मैंने निकाला है। आप लोग सोचेंगे कि क्यों निकाला, आप लोग देखिए यही सोचेंगे कि मैंने cos थीटा क्यों निकाला। चलिए मैं एक बात आपको एक इसका नए सिरे से चित्र बनाता हूं। मान लीजिए वेक्टर PQ है, ये मैंने वेक्टर PQ किया, ये है वेक्टर PQ, और दूसरा है ये वेक्टर AB। वेक्टर AB देखिए ये चलिए यहां हो सकता है, ये है वेक्टर AB, इनके बीच का कोण मैंने निकाला थीटा। अब आप लोग सोचेंगे इनके बीच का कोण कैसे आएगा, क्योंकि इनका तो प्रारंभिक बिंदु सेम है ही नहीं। अगर मैं इसी वेक्टर के समांतर एक यहां से दूसरा वेक्टर खींचता हूं, देखिए इस तरीके से, अब ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनकी दिशा देखिए सेम है, इनके बीच का कोण ये देखिए थीटा। दो सदिशों के बीच का कोण देखिए तभी पॉसिबल है जब वो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। यही कोण देखिए मैंने ये निकाला cos थीटा का मान, PQ और AB के बीच का कोण यानी कि थीटा। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे, मान लीजिए AB है, चलिए मैंने त्रिभुज भी कंप्लीट किया, ये मैंने इससे लंब डाला, ये इस तरह समकोण त्रिभुज है। आप लोग पढ़ चुके हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी अगर मैं यहां पे आपसे कहता हूं cos थीटा इक्वल टू आधार कितना है PQ, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस और वेक्टर PQ बटे कर्ण, यानी कि ये चीज मॉडुलस वेक्टर AB। ये है cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी PQ की लंबाई बटे AB की लंबाई, ये आएगा देखिए गुणा में। तो मॉडुलस वेक्टर PQ मैंने क्यों कहा, देखिए मैं यहां लिखता हूं मॉडुलस वेक्टर PQ इक्वल टू ये चीज हम यहां देखिए गुणा में मॉडुलस वेक्टर AB cos थीटा। अब देखिए cos थीटा का जो मान मैंने निकाला वो ये है, और मॉडुलस वेक्टर AB का मान, AB देखिए ये है, तो मॉडुलस A2 माइनस A1। ध्यान से देख लें AB सदिश ये, इसका भी मापांक ये लिख दिया। cos थीटा का मान चलिए मैं यहां लिखता हूं B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा यही सूत्र है, यही मान हुआ D का। दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का सूत्र वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। यही सूत्र हुआ देखिए दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का। अब इसी को देखिए अगर हम कन्वर्ट करें यानी कि कार्तीय रूप में, तो दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी क्या आएगी वो देखिए आपको, चलिए मैं लिख देता हूं A2 माइनस A1, ये बिंदु तो होगा x1 y1 z1,
और ये बिंदु होगा x2/2 z2। तो a2 माइनस a1 आप निकालेंगे तो देखिए यही आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और b1 क्रॉस b2 ये इनकी दिशाएं हैं, यानी पहली रेखा की दिशा मान लीजिए a1 b1 c1 और दूसरी रेखा की दिशा a2 b2 c2। यानी आपको बता देता हूं, देखिए पहली रेखा की दिशा कितनी है, वेक्टर b1, यानी a1i प्लस b1j प्लस c1k, और दूसरी रेखा की दिशा है वेक्टर b2 यानी कि a2i प्लस b2j प्लस c2k। वही दिशाएं देखिए यहां लिखी है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये आपको स्थानिक का प्रसार करना है, क्योंकि देखिए b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ये अदिश त्रिगुणन हो गया। और अदिश त्रिगुणन आप कैसे निकालते हैं, सारणिक की सहायता से, बटे b1 क्रॉस b2 का मापांक क्या आएगा, देखिए वो भी देखिए दिशाओं पे ही निर्भर है। वर्गमूल के अंदर a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। आप लोग देखिए कोशिश करें इसी रूप में सूत्र याद रखें, ये सबसे छोटा है याद करना। आप इस रूप में याद रखेंगे, अच्छी बात है, कोशिश करें। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप इसी मेथड से ही करके आए, सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकालना। यही मेथड शॉर्ट भी है, देखिए इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, इसमें काफी कुछ लिखना पड़ता है। ये हुआ देखिए दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। अब देखिए जो मैं आपको बताऊंगा, पहले सूत्र सिद्ध करना, दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। अब देखिए दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, समांतर रेखाएं देखिए मैंने बनाई, ये पहली समांतर रेखा है, ये दूसरी समांतर रेखा। दो समांतर रेखाओं की देखिए दिशा तो सेम नहीं होगी। अगर पहली रेखा की दिशा वेक्टर b है तो दूसरी रेखा की दिशा भी वेक्टर b ही होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जिनकी दिशाएं समान होती हैं। हाँ, ये अलग अलग बिंदुओं से होकर जाएंगी। मान लीजिए बिंदु a1 से होकर जाती है, ये बिंदु a2 से होकर जाती है। ये मैंने यहां पे दिखाया, पहली रेखा बिंदु a से यानी जिसका स्थिर सदिश a1 है, और दूसरी रेखा बिंदु b से जिसका स्थिर सदिश वेक्टर a2 है। ये इनसे होकर जाती है, मैंने ab सदिश को भी मिला दिया यानी कि वेक्टर ab। अब देखिए दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी वही होती है जो दोनों पर लंबवत हो, यानी ये देखिए दूरी ऐसी है जो इस रेखा पर भी लंबवत है और इस पर भी लंबवत है। ये तो क्या चलिए सिंपल है, क्योंकि दो समांतर रेखाएं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये दूरी को मैंने d माना, यही दूरी हमें निकालनी है जिसे मैंने क्या माना है, d। अब देखिए अगर हम त्रिभुज नियम इसमें अप्लाई करें तो मुझे केवल वेक्टर AB का मान निकालना पड़ेगा। एक तो चलिए मैं पहले यहां लिख देता हूं, वेक्टर AB का मान पिछले डेरिवेशन की तरह है OB माइनस OA, यानी कि वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। फिर क्या आता है वेक्टर AB का मान, वेक्टर AP का मान चलिए मैंने यहां लिख दिया वेक्टर AP इक्वल टू वेक्टर D। इसे मैंने वेक्टर ही मान लिया, ये परिमाण नहीं, ये वेक्टर डी ही मैंने मान लिया। और अब आता है वेक्टर पीबी का मान। अब आप लोग ये सोचेंगे वेक्टर पीबी का मान कैसे निकालें। देखिए ये वेक्टर पीबी है और ये वेक्टर देखिए जिस दिशा में है, ये देखिए रेखा की दिशा क्या है, वेक्टर बी। चाहे आप देखिए पहली रेखा की दिशा ले लें, चाहे दूसरी रेखा की दिशा ले लें, दोनों की दिशा सेम ही है। इस रेखा की दिशा भी वेक्टर बी है, इस रेखा की दिशा भी वेक्टर बी है। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर पी बी और वेक्टर बी ये आपस में देखिए समांतर है, समरेखीय है। समरेखीय का मतलब समांतर ही होता है।
वेक्टर पीबी और वेक्टर बी आपस में कैसे हैं, समांतर। और जब दो वेक्टर आपस में समांतर होते हैं तो ये आपको मैं बता चुका हूं, पहला वेक्टर बटे दूसरा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा एक अचर राशि है, यानी कि वेक्टर पीबी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, ये गुणा हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें त्रिभुज नियम अप्लाई करते हैं, यानी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर पी बी। वेक्टर ए बी का मान a2 माइनस a1, वेक्टर ए बी का मान लैम्डा वेक्टर बी, और वेक्टर पी बी का मान, देखिए वेक्टर ए बी का मान मैंने यहां पे लिखा है, देखिए मैंने धोखे से लिखा है वेक्टर पी बी का मान है, वेक्टर पी बी का मान लैम्डा वेक्टर बी। चलिए कोई बात नहीं, पहले लिख दिया। वेक्टर ए बी मैंने मान ही रखा है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। मैंने ये भी यहां लिख के दिखाया है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये समीकरण बनी त्रिभुज नियम से बनी। मैं चलिए यहां लिख देता हूं त्रिभुज नियम। इसमें देखिए त्रिभुज नियम आसानी से अप्लाई हो गया क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, समतलीय में नहीं था ऐसा। अब देखिए हमें वेक्टर डी का मान निकालना है, वो भी इसका मापांक, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी वही न्यूनतम दूरी होगी, वही चीज हमें निकालनी है। मैं एक काम करता हूं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए शून्य सदिश होता है। किसी सदिश का अपने आप से अगर हम क्रॉस गुणा कर दें तो वो शून्य सदिश होता है, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी शून्य सदिश। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 क्रॉस वेक्टर बी। मैं दोनों तरफ बी से आपका क्रॉस गुणा करता हूं, ए2 माइनस ए1 क्रॉस बी इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस बी प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी। दोनों तरफ बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी मैंने सदिश बी से क्रॉस गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि ये शून्य सदिश होता है और शून्य सदिश की किसी भी अचर राशि से गुणा कर दें वो एक शून्य सदिश ही रहेगा, यानी कि वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 क्रॉस वेक्टर बी, ये एक शून्य सदिश हुआ। और शून्य सदिश में हम कोई भी सदिश जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका यही आएगा वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी। मैं यहां लिख देता हूं बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी भी देखिए उत्तर नहीं है, हमें इसका मापांक चाहिए। मैं दोनों तरफ मापांक भी लेता हूं, यानी a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर बी, तो इधर भी मुझे मापांक लेना पड़ेगा, d क्रॉस b का मापांक। इसमें मैं सूत्र लगा सकता हूं, यानी देखिए ये तो मैंने ऐसे ऐसे छोड़ दिया। आप लोग इसका सूत्र भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का सूत्र क्या है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा। थीटा मुझे अभी बताना है आपको। देखिए दो सदिशों का क्रॉस गुणा, उसका भी मापांक, ये तो होता है पहले का मापांक, दूसरे का मापांक साइन थीटा। थीटा क्या है, देखिए ये वेक्टर डी है और ये है वेक्टर बी, इनके बीच में कोण है 90 का, यानी कि साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसका मतलब केवल यही चीज बची और ये आगे देखिए बटे है, यानी जो न्यूनतम दूरी है, चलिए मैं इसे डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वो देखिए न्यूनतम दूरी ये हुई वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 क्रॉस वेक्टर बी बटे ये चीज बटे में आ गई मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये हुआ दो सरल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, अगर वो रेखाएं आपस में समांतर हैं। अगर वो रेखाएं देखिए आपस में समांतर हैं तब हुआ देखिए ये सूत्र a2 माइनस a1 ये वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी, इसका भी मापांक बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
आप इसी रूप में याद रखें, कार्तीय रूप में चलिए इस बार मैं नहीं लिख रहा, कोई जरूरी नहीं है, आप लोग कोशिश करें क्वेश्चन इसी रूप में ही करते हैं। दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का सूत्र भी मैंने आपको बता दिया, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी उसका सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।